नमस्कार दोस्तों। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया है, जिस तरह से आधी रात को भारतीय वायुसेना ने चुन चुनकर टारगेटेड ढंग से आतंकी अड्डों को जमींदोज किया है, जिस ढंग से आधी रात को 1:05 से लेकर 1:30 के बीच कुल 25 मिनट में 9 ठिकानों को, उन ठिकानों को जहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था, हाफिज से लेकर मसूद अजहर के ठिकानों को जिस ढंग से तबाह किया, और उसके बाद जो खबरें आई कि 90 आतंकी मारे गए, पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। हड़कंप इस तरह कि लगातार धमकियां और चेतावनियां दी जा रही है, भारत को सबक सिखाने की बातें की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है जो भारतीय वायुसेना ने जिस ढंग से आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है, उस तबाही की तस्वीरें हैं। इस बीच सुबह 10:00 पर भारतीय थल सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुल नरवणे साहब ने एक ट्वीट किया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा 4 शब्द, अभी पिक्चर बाकी है। तो फिल्मी डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने शब्द को हेरफेर किया, अभी पिक्चर बाकी है। 2022 तक थल सेनाध्यक्ष रहे मनोज नरवणे अगर ये लिखते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, तो इसका क्या मतलब है? 2019 से 2022 तक, अब दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक थल सेनाध्यक्ष थे। एक पूर्व थल सेनाध्यक्ष का एयर स्ट्राइक के बाद, आतंकियों के अड्डों पर तबाही मचाने के बाद, पाकिस्तान में हड़कंप के बाद, सुबह होने के कई घंटे बाद अगर ट्वीट पर यह लिखा जाता है कि अभी पिक्चर बाकी है, तो इसका क्या मतलब है? खबर यह भी है कि पाकिस्तान में उनके इस ट्वीट पर भी खलबली मची कि क्या भारत इसके अलावा कुछ बड़ी स्ट्राइक या कुछ बड़ा और करने वाला है क्या? पाकिस्तान की तरफ से तमाम धमकियां और चेतावनियां भी आ रही है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा, और एक तरह से उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि दुश्मन ने 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं, ये एक्ट ऑफ वार है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और जवाब देने का पूरा अधिकार हमारे पास है। पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है। खबरें ये भी आई कि वहां से चैनल पर चलने लगा कि उन्हें खुली छूट दी गई। लेकिन इसका मतलब क्या है? भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से सेना को छूट देकर ये कार्रवाई के लिए सेना को के नेतृत्व को ये अधिकार दिया गया, और जिस ढंग से आधी रात को सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और उसके बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की 2 महिला अधिकारी, दोनों महिला अधिकारियों ने, एक विंग कमांडर और एक कर्नल ने जिस तरह से पूरी ब्रीफिंग की, दुनिया भर में संदेश दिया कि हमने आतंक के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिविलियन पर किसी तरह की स्ट्राइक नहीं की है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की धमकियां और चेतावनियां, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान में बौखलाहट है, अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री का यह कहना है कि यह एक्ट ऑफ वार है, जबकि आतंकियों के अड्डे पर हमला था, तो भारतीय सेना के इस एक्शन का पाकिस्तान क्या रिएक्शन दे सकता है? उसके पास क्या ऑप्शन है? भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अब क्या कर सकता है? और इस बीच खबर यह भी आई कि आतंकियों के जनाजे की कुछ तस्वीरें आई। उन तस्वीरों के साथ खबर यह आई कि जो भारतीय पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी, रेंजर्स, उन लोगों ने सलामी दी, एक तरह से जैसे होता है शहीद कोई हुआ, उस शहादत को सलाम करते हुए तमाम भारतीय पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में जनाजे को सुपुर्दे खाक करने की जो तैयारी थी, उसको कंधा भी दिया। ये तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सवाल यह कि ताबूत में आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से सलामी क्यों दी गई, और इसका मतलब क्या है? हालांकि पाकिस्तान बार बार कह रहा है उनके सिविलियन पर हमला हुआ, और हो यह रहा है कि कुछ घंटों से लगातार खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में, सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, और भारत की तरफ गोलाबारी जो हो रही है, उसमें भी कुछ देर पहले खबर आई कि 10 लोगों की जान गई सिविलियन का। तो क्या भारत कुछ बड़ी कार्रवाई फिर कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलियन पर हमले कर रहा है, लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे खास मेहमान हैं एनके सिंह साहब, जो जिनसे आप हमारे चैनल पर लगातार रूबरू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मामलों को बहुत करीब से कई दशकों से देखते रहे। एक दौर ये भी था सिंह साहब, हम और आप
शायद हमारी मुलाकात हुई थी 2004 में सार्क समिट के दौरान, मैं भी गया था, दूरदर्शन पर हमारा प्रोग्राम आता था। वाजपेयी गए थे सार्क समिट में, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय सार्क समिट के समय वो दौर था जब भारत, हालांकि करगिल हो चुका था, फिर भी एक रिश्ते को सामान्य करने की कोशिशों के तहत वो सब दौर हमने देखा। उसके बाद का ये 10 साल का तनातनी। अब पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा कि अगर मनोज नरवणे ये ट्विटर पर लिखते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, तो इसको किस तरह से लिया जाए? स्ट्राइक के बाद, 9 ठिकानों को तबाह करने के बाद, 80-90 आतंकियों को जो दावा है उनके सफाए के बाद, पूर्व थल सेनाध्यक्ष का ये लिखना, इसका क्या मतलब है? आवाज। इनका जो कमेंट है, देखिए ये पूर्व जनरल है, लेकिन इनका कमेंट बेहद अहम है, क्योंकि सिर्फ पूर्व जनरल कहने से हम खारिज नहीं कर सकते। वजह यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई फॉर्मर ऑफिसर्स जो थे, रॉ के थे, अन्य जगहों के थे, उनको इस पूरे पहलगांव के अटैक के बाद डिसीजन मेकिंग में शामिल किया गया है। तो अभी जो हाल इसके पहले रहे हैं उनको शामिल ना, कई डिसीजंस ऐसे होंगे जिसमें उनसे सलाह ली जाती होगी, क्योंकि पहले के जनरल हैं, 2022 तक रहे जैसा आपने बताया। तो ये जो कह रहे हैं इसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब इसके इनके कहने का, लेकिन एक चीज मैं आपके व्यूअर्स को खास करके बताना चाहता हूं कि जो भारत ने कहा है, भारत का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको छोड़ के आप जरा गौर कीजिएगा जो पाकिस्तान के डिफेंस स्पोक्स पर्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने नंबर तो कम बताया। उसने कहा कि 6 मकामात पर 24 इंपैक्ट हुए, मतलब कि 24 टारगेट, मतलब वो मिसाइल्स मारे गए, 24 हमले हुए, 6 मकामात पे 8 पाकिस्तानी, उन्होंने शब्द लिया है शहीद, ये उनकी खैर अपनी है, 35 इंजर्ड। लेकिन एक खास बात कही है उसने, जिसको कि बहुत लोग शायद भारत में मिस कर रहे हैं, अलग अलग वेपन्स का यूज हुआ है। ये खास बात ये है कि भारत ने स्ट्रेटेजिकली वो जो प्रोजेक्टाइल फेंका है वो किस किस्म का था, इसमें ये पाकिस्तान की सेना पूरी तरह कंफ्यूज है कि ये मिसाइल्स हैं, इसका नेचर क्या है, और उन्होंने डिस्टेंस स्पेसिफिक मिसाइल यूज किया है। भारत ने जो यूज किया है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, पंजाब के इलाके में, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स यूज किए, मतलब कि वो प्रोजेक्टाइल यूज किए गए हैं। ये देखने की पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि ये जो मिसाइल्स है ये डिफरेंट है। ये जो प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए हैं, ये तीनों 6 जगह, अगर उनकी 6 ही मान ले हम, हालांकि 9 जगह भारत कह रहा, तो ये अलग अलग हैं। लिहाजा भारत को, पाकिस्तान को डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रिव्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। पहला तो ये है, लेकिन आपने देखा शाम होते होते, अभी आधा घंटा पहले खबर आई है कि उन्होंने गुरुद्वारे पे एक बम फेंका, और जिसमें कि करीब 5-6 लोग, जिसमें 4 लोग तो साफ है, उसमें गुरुद्वारे का रागी है और एक अरदास करने वाले हैं, 3 आदमी। तो ये अभी ताजा खबर है। सिंह साहब, और भी अलग अलग जगह फायरिंग कर रहे हैं, जैसे पुंछ में 10 लोग मारे गए, गुरुद्वारे जी पर हमला हुआ, और लगातार जी फायरिंग है, छिटपुट जैसे खबरें आ रही है। मतलब पाकिस्तान लगातार ये हिम्मत कर रहा है कि लगातार शेलिंग कर रहा है। हालांकि हमारी तरफ से भी भारतीय सेना भी लगातार शेलिंग कर रही होगी, इसका काउंटर भी हो रहा होगा। उधर से कितनी मौतें हो रही होगी जिसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब दोनों तरफ से सीमा पर तनातनी है और पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। नहीं, पाकिस्तान की ये मजबूरी भी है। है पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो प्रोजेक्टाइल अटैक करे, वो मिसाइल से बम हर्ल करे और डिफरेंट जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे हिंदुस्तान के करे, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल होगा। उसकी वजह हम आगे बताएंगे। लेकिन पहला तो ये है कि वो बॉर्डर पे जो स्क्रिमिशेस हैं, वो उसका धंधा रहा है, पिछले 70 साल से रहा है। 2 महीना चुप रहता, फिर अचानक कुछ कर देता है, तो उसी को स्केलेट किया है। जो पहला उसका रिएक्शन है, जो आप अभी दिखाएंगे आप थोड़ी देर में, कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने अपने ये बताया है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम रिटेलिएट कैसे करें, जो नवाज शरीफ का आज का स्टेटमेंट है। नवाज शरीफ कह रहे, शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ। तो जी, तो उन्होंने, उनका स्टेटमेंट वो हम लोग स्क्रीन पे अभी देखेंगे अभी। तो अब वो करेंगे क्या? 2 ही ऑप्शन है आपके पास रिटेलिएट करने के।
ये रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हाइप आपने भी इतना कर रखा है कि रिटेलिएट करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या होगा? तो एक तो ये है कि जो बॉर्डर पे स्कर्मिशेस होते हैं, आपने अंधाधुंध गोली चलाई, उसमें कुछ सिविलियन मर गए, कुछ एक आध आर्मी के भी मर गए, डिफेंस के भी मर गए, ये करते हैं धंधा, तो भारत यहां से रिटेलिएट उसी शब्दों में करता है, उसी मैग्नीट्यूड में करता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो इस समय पाकिस्तान ने अपनाया है। उसके पास जो भारत ने किया है उसका काउंटर करने का एक्चुअली विकल्प नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो जब टारगेट करेगा तो उसकी लॉजिक क्या देगा? एक तो कहां टारगेट करेगा भारत? कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मुश्किल से 8 लाख किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का। भारत 32 लाख का है, 32 बल्कि 33 लाख का। तो नेचुरली 4 गुने का अंतर है। तो आप टारगेट, अच्छा हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरे कंट्री में फैल, एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही, उसी को पॉइंट आउट एक बार करते हैं। आपने कहा कि वो टारगेट भी करेगा तो कहां करेगा? भारत ने जो टारगेट किया, कह के कि ये मुरिद के है या लश्कर का अड्डा है, ये बहावलपुर है या जैश का अड्डा है, ये उस आतंकी संगठन का अड्डा, और वो एस्टैब्लिश फैक्ट है। क्योंकि उन सब की भूमिका भारत में, चाहे 26 से 11 हो, चाहे संसद पर हमले हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले हो, चाहे वो कंधार हाईजैक से बच के भागना हो मसूद अजहर, भारत के पास वो डोजियर फाइल है जो दुनिया भर के सामने। तो ये सही है कि आप टारगेटेड आतंकियों के कैंप पर हमला कर रहे हैं, और यही भारत ने कहा है कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं किया, सिविलियन पर नहीं किया। ये सही आपने कहा कि वो हमला अगर पाकिस्तान करता है, जिसको मिस एडवेंचर कह सकते हैं, तो क्या हो सकता है, और क्या ये जोखिम मोल लेगा? और एक बात और भी है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, यूनिट्स हैं आतंकवादियों की, ये मुझसे ज्यादा तो अमेरिका के पास है, मुझसे ज्यादा इजराइल के पास है, कि के इस्टेब्लिशमेंट यहां से ऑपरेट करते हैं। तो इसमें हमने कुछ खास नहीं किया है। हमने उस टारगेट पे अपना जो प्रोजेक्टाइल है उसका टारगेट सेट कर दिया उससे, और वो जाके वहां पे गिर गया। इतना ही तो किया है। तो हमने टारगेटेड हमला किया है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेपन से, ये खुद पाकिस्तान मान रहा है। तो हकीकत यह है कि अब जब पाकिस्तान इस पे प्रोजेक्टाइल से रिटेलिएट, दो चीजें अलग अलग है। एक तो आप बॉर्डर पे आप बंदूक गोली करते हैं, बम्बिंग चलाते हैं, तो बॉर्डर पे जो चलाते हैं वहां पे सेना अलर्ट है, सेना उसको समझ लेगी, और बहुत पहले से पिछले 70 साल से ये सब खेल चल रहा है। जो प्रोजेक्टाइल से हमला है उसका टारगेट आप क्या रखेंगे, लॉजिक क्या देंगे? लॉजिक क्या देंगे? भारत में क्या आतंकी कैंप है जिनको कि आप बर्बाद करेंगे? नहीं, सेना के वो है, और हो सकता है कि आपके पास सेना के एस्टेब्लिशमेंट्स के आपके पास भी हो। तो क्या आप ये फुल स्केल वॉर के लिए सेना पे कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो भारत में आप ये ध्यान करिए कि 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जिसमें बैंगलोर से लेके पठानकोट तक सारे उसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स फैले हैं। तो कहां आप करने जा रहे हैं? फिर एक सिक्योरिटी नेट होता है जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो लगातार रहता है। तो लिहाजा आपका एक तो प्रोजेक्टाइल इतना डिस्टेंस का आपका कैसे होगा, और शॉर्ट डिस्टेंस का होगा, तो हमने उसको काफी हेजिंग कर रखी है। हमारे जो नेट है, क्योंकि उसको कहते हैं एंटी सैटेलाइट, उसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम मान लीजिए उसको। हाँ। तो वो डिफेंस सिस्टम जैसे ही आपका कोई प्रोजेक्टाइल आएगा तो हमारे रेडार यहां से एक्टिव हो जाएंगे, और उनको हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो उनको एयर में मारने के लिए सक्षम है। तो लिहाजा अगर आप ये गुस्ताखी करते हैं, और आपका नहीं था सक्षम, ये प्रूव हो गया। हमने डिफरेंट मिसाइल्स से, डिफरेंट वेपन से आपके इस्टेब्लिशमेंट को तबाह किया। आप पिछले 15 दिन से बाहें ऐंठ रहे हैं, और वो अपने मुस्के दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब हमने भी अपने हवाई जहाज तैयार कर रखे हैं, हम ये कर देंगे। आपने एक भी इंटरसेप्ट नहीं किया। वो प्रोजेक्टाइल लैंड किए और अपने टारगेट पे किए। तो इससे समझ में आता है कि आप इन डिफेंस, मतलब कि आपके पास डिफेंस नहीं है कोई इस तरह का अम्ब्रेला, जो कहते हैं, जिसको डिफेंस अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला कहते हैं, जो इजराइल के पास बहुत जबरदस्त है। तो हकीकत यह है कि आपके पास डिफेंस अम्ब्रेला उस तरह का नहीं है। तो अगर आपने कोई गुस्ताखी ऐसी की, हम यह भी मान लेते हैं कि वो एक बार सक्सेसफुल हो भी सकता है, लेकिन तब जो इंडिया से होगा वो उसके बाद क्या बच पाए? और यही $1,000,000 क्वेश्चन है कि क्या कोई शहबाज शरीफ या कोई शरीफ या जितने भी आर्मी के जनरल है जो फूफा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं,
इनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि तब जो प्रोजेक्टाइल हमारे चलेंगे वो 8 लाख किलोमीटर का ही आपका एरिया है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दीजिए, उसमें भी आप पंजाब छोड़ दीजिए, बलूचिस्तान छोड़ दीजिए, कि वो तो ऑलरेडी आजाद होने जा रहे हैं। और शायद अगला कदम यही होगा, जिस दिन आप भारत पे हमला कर रहे होंगे उस दिन ये ध्यान रखिएगा कि बलूचिस्तान अपने को खुद मुख्तारी घोषित कर देगा, अपने को आजाद डिक्लेयर, क्योंकि वहां पे सब कुछ तैयार है। और आपने देखा कि जैसे ही भारत ये अटैक कर रहा था उसके 4 घंटे पहले बलूचिस्तान में 10 आर्मी के अफसर्स मार दिए गए, बलूची लड़ाकों ने मार दिया है। तो इस समय बलूचिस्तान में सेना की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आप भारत को तो छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ के जो जंगजू हैं, जो आजादी के लड़ाके हैं, आप उनको तो झेल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भारत से ये अगर फ्रंट खोलते हैं तो ये मान के चलिए कि एक दूसरा बांग्लादेश आजाद होने जा रहा है। बलूचिस्तान आपका आजाद हो जाएगा, आप सेना हटाइए तो वहां से, आप जैसे ही हटाएंगे तो बलूचिस्तान खुद मुख्तारी डिक्लेयर कर देगा। तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी कॉस्ट पे अगर लड़ाई लड़नी है तो वो सब कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत सीधा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा और वहां से ये आपका क्वेटा, जिसकी राजधानी है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर। और आप ध्यान रखिएगा कि भारत से ये ज्यादा दूर नहीं है, और सच बात यह है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे हैं, लिहाजा आपको उधर से कोई मदद नहीं मिलनी है, बल्कि उधर से अफगानिस्तान बुरी तरह हॉस्टाइल है आपके खिलाफ, वो बर्बादी आपकी देखना चाहता है। लिहाजा अफगानिस्तान से पूरा सपोर्ट बलूचिस्तान को भी मिलेगा, इनको मिलेगा। और हकीकत यह है कि उनको नैतिक सपोर्ट देने के लिए हमारा कांधार कॉन्सुलेट जो है वो वहां से 240 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 200, अगर आप क्वेटा से देखेंगे तो 240 किलोमीटर के दूर पे है। लिहाजा आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो सच में पूछिए तो खुद मुख्तार बहुत पहले हो चुका था। हकीकत ये बैतुल्ला महसूद के बाद से, जो उसका लीडर था टीटीपी का, उसके बाद से भारत की पाकिस्तान के सेना की कभी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। तो तहरीक आपके उसमें पाटा रीजन में जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइब्यूनल एरिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, तो हकीकत यह है कि आप अगर इधर रुख करते हैं और फुल स्केल वॉर पे आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके 2 राज्य अपने को आजाद घोषित कर देंगे, 2 नए देश बन जाएंगे बांग्लादेश की तरह। पहले सवाल है सर, सही आपने बहुत सारे एस्पेक्ट बताए, लेकिन पाकिस्तान फुल स्केल वार का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा क्या? क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान के भीतर से जो वीडियो आ रहा है, बेचैनी, परेशानी, हंगामा, शोर, और आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, सैन्य ताकतों की जो ताकत है, विस्तार है, उसके तौर पर, उन सब मामलों में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं टिकता नहीं। और 71 से लेकर 65 2 लड़ाइयां और करगिल हम सब देख चुके हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा जोखिम मोल लेगा क्या, ये सवाल है। और उससे बड़ा सवाल कि जिस तरह से आज लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है हमारे इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, और जैसे ये 10 लोग मारे जाने की खबर है दैनिक भास्कर के हवाले से, किसी गुरुद्वारे पर हमला किया, जाहिर है भारत की तरफ से भी लगातार फायरिंग हो रही होगी और जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना दे रही होगी, लेकिन ये थमेगा क्या? मतलब मेरा ये सवाल है कि अगर पूर्व आर्मी चीफ कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, मतलब ये मान लेना सही नहीं होगा कि रात में जो हो गया वही खत्म है। पाकिस्तान कुछ न कुछ करेगा और जो जवाबी कार्रवाई होगी वो ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्या ऐसा ये हो थोड़ा सकता है? गूढ़ है, ये हाँ, थोड़ा गूढ़ है, पिक्चर अभी बाकी है। उनका अपना एक आर्मी जनरल का बहुत सारा अनुभव होता है। हाँ, तो उन्होंने जब कहा है तो ये मान के कहा है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करेगा। उसके बाद जो भारत का जो सेकेंड रेस्पॉन्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ये नहीं होगा कि वो सिर्फ डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि फुल स्केल वॉर होगा। तो इसलिए पाकिस्तान इससे डरेगा। मुझे याद है, मैं आडवाणी, एक आतंकी घटना हुई थी कहीं जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्व, तो मैं आडवाणी जी के साथ जा रहा था। तो ऐसे हवाई जहाज में मैंने पूछा उनसे, वो एक उसका प्लेन था, आपके होम मिनिस्ट्री का एक अपना होता है एक यूनिट, जो बहुत नहीं, वो एक और होता है, तो उसका वो यूनिट था, उसका प्लेन होता है एक्चुअली। वो वही प्लेन सबसे पावरफुल उस जमाने में होता था, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने आडवाणी जी से पूछा कि आडवाणी जी क्या लगता है पाकिस्तान
अगर कुछ हम करते हैं तो रिटेलिएट करेगा। तो आडवाणी जी ने थोड़ी देर सोचा, बोला कि देखो ये रोग स्टेट है, एक दुष्ट रोग, मतलब हिंदी में अगर आप देखेंगे गूगल में तो दुष्ट लिखा है, ये एक दुष्ट स्टेट है, लिहाजा इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो एक रोग स्टेट है जो नॉर्मल बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होते हैं कि एक आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, एक राष्ट्राध्यक्ष, एक जन नेता कैसे रिएक्ट करेगा, ये पाकिस्तान के नेताओं से, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर दबाव होगा आतंकवादियों का कि साहब हमारे ठिकाने कर दिए और आप चुपचाप बैठे हैं। आर्मी का, आईएसआई का, कई बार प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के सामने पंगु हो जाता है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, वो वहां पे जो 9 कोर कमांडर्स है वो डिसाइड कर रहे हैं, वहां के पॉलिसीज को वो डिसाइड करते हैं, ये तो पपेट हैं, जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो लिहाजा वो आर्मी क्या आर्मी लेगी? दरअसल बात यह है कि पिछले एक 20 सालों में वहां की आर्मी बेहद करप्ट हो गई है, और इन दिनों वो जमीन बेचने के धंधे, आर्मी की जो जमीन बहुत सारी है उनको बेचने के धंधे में लगी हुई है ऑफिशियली, उससे पैसा कमा रही। तो वो खा के शराब शबाब कबाब वो एक वो हो गए हैं, जैसे होता है ना, कुंद पड़ गए हैं। तो लिहाजा क्या वो चाहेंगे कि हम रिटेलिएट करें अपने वो आलीशान जिंदगी? मुझे याद है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के यहाँ रात में डिनर था, तो हम लोग को ले जाया गया, अब हम लोग एक उसमें गए थे, एक सेमिनार में गए थे, तो उसके बंगले में 1.5 किलोमीटर मुझे गेट से चलना पड़ा कार से, और तब जाके उसका बंगला मिला। तो ये जो शानो शौकत है वहां एक लेफ्टिनेंट जनरल की, और फिर उसका बंगला एक समुद्र में खुलता था, तो हम लोग को समुद्र में जो डिनर दिया उसने, वो समुद्र में दिया डिनर। तो ये उनके लाइफ स्टाइल है। तो आप पाकिस्तान, वरना बलूचिस्तान में ये हो रहा है, तहरीक कर रहा है, आप कुछ तो नहीं कर पाते हैं। तो हकीकत ये है कि क्या वाकई वहां के जनरल्स तैयार होंगे इसके लिए? मुझे अभी भी डाउट है कि जनरल्स और खास करके कोर कमांडर जो डिसाइड करते हैं वो इस हालत में है कि वो वाकई फुल स्केल वॉर पे जाए। और अगर छिटपुट करेंगे तो छिटपुट का हमारे पास जवाब है। लेकिन जो लेकिन पाकिस्तानी अगर आर्मी चीफ हैं, मुनीर साहब, जिन्हें लोग मुल्ला मुनीर कहते हैं, वो तो इस मामले में वो जिस तरह के उनके बयान आए, टू नेशन थ्योरी और कश्मीर हमारे गले की नस है, एक्चुअली उनके बयान से ही तो सारा बवाल शुरू हुआ, और उसी के बाद लगा कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पहलगाम में किया गया। तो कहीं बड़ा आर्मी, हाँ, बड़ा अच्छा ये बात आपने कही। दरअसल कोई ताजुब नहीं होगा कि कल वो अपने को वहां का चीफ डिक्लेयर कर दे। इस पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, जब ये सब बोलते हैं वो, तो वो कट्टरपंथियों को एड्रेस करते हैं, और कट्टरपंथी और जब जब ये मिल जाते हैं तो डर ये लगता है कि क्या ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जगह कोई मुशर्रफ फिर आ जाएगा। तो ये वो इनका इंडिविजुअल वो है। देखिए आर्मी उसके साथ कितनी है नहीं मालूम, लेकिन आतंकवादी उनके साथ होंगे उनके इस स्टेटमेंट से। और आप याद रखिएगा कि इसी में उनके एक मंत्री ने कहा कि साहब 30 साल से हम यही धंधा तो कर रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पे हम यही आतंकवादी कर रहे थे, पर अब नहीं करते हैं। उन्होंने आगे संभाला उसको, कहा कि अब नहीं करते हैं। तो वहां पे आतंकवाद को प्रश्रय देना ये उनका स्टेट पॉलिसी है। तो जाहिर है कि फिर सेना और वो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन आतंकवादी मिलेंगे तो फिर दिक्कत क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो नहीं मिल रहा है, वो सेना के साथ नहीं, सेना का दुश्मन है, और इतना बड़ा दुश्मन है कि सेना को अगर वाकई किसी से रूह कांपती है तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से और बलूचिस्तान के लड़ाकों से कांपती है। तो वही हमें लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान अगर थोड़ा संजीदा होगा तो भारत की तरफ रुख करने की जगह बलूचिस्तान को संभालेगा, वरना वो आजाद होने जा रहा है। और दूसरा अब ये एक चीज, कि जी, जी जी बोलिए, पूरा कर लीजिए दूसरा उसके। ये कि अगर ये कोई मिस एडवेंचर प्रोजेक्टाइल को कर दिया अनटारगेटेड, क्योंकि टारगेट आपके पास है नहीं, अनटारगेट प्रोजेक्टाइल आपने हर्ल कर दिया, फेंक दिया, तो उसके बाद हिंदुस्तान भारत के पास ये वो हो जाएगा लॉजिक कि अब हम फुल स्केल जाएं। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है, इस्लामाबाद कितनी दूर है, लाहौर कितनी दूर है, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या अपने अस्तित्व को खत्म करने की कीमत पे ये लड़ने जा रहे हैं, और क्या वाकई इसकी हकीकत नहीं है कि हम ही ने ये पैदा किया है। तो हमें लगता है कि फुल स्केल वॉर, आप देखिए
दोनों बार जो हमने स्ट्राइक किए, जो बालाकोट में हो या उसके बाद हो, तो आप याद करिए कि कोई इस तरह का स्ट्राइक पाकिस्तान ने नहीं किया जो हमें फुल स्केल वॉर पे जाने दे। तो मेरे ख्याल से इस बार भी यही होगा कि वो बॉर्डर पे ये जो स्क्रिमिसेस होते हैं वही करके कभी कुछ इधर घुसाए कभी उधर घुसाए, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, घुसाए फिर भाग गए, जब दौड़ाया गया तो बाहर गए। इससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लिए फिर मुश्किल ये होगा कि टारगेट कहां लग रखे। और फिर हमारा डिफेंस सिस्टम जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये मिस एडवेंचर इस तरह का करेंगे। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 घंटे तक पाकिस्तानी संसद में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ये कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बहुत जवाब दिया है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के पीछे हिंदुस्तान का हाथ बताया, कहा हमारे पास सबूत हैं। फिर उन्होंने कहा कि 80 जहाज शामिल थे और पाकिस्तान के 6 इलाकों में कार्रवाई की, लेकिन हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद उन विमानों को श्रीनगर में लैंड करना पड़ा। लेकिन अब बात वही है, बेचैनी, कि कल रात, जैसे आज ये मॉक ड्रिल की बात थी, अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की तस्वीरें अभी आ रही है, जो कल परसों से लग रहा था कि मॉक ड्रिल होगा 7 तारीख को, अब उसके बाद कुछ होना होगा। लेकिन जिस तरह से रातों रात हुआ, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से पहले से प्लानिंग की गई होगी कि मॉक ड्रिल से पहले हम ये करेंगे, अनएक्सपेक्टेड ढंग से करेंगे। शायद बहुत उसके लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने ये मुद्दा उठाया, और मैं दाद देता हूं आपके इस बारीक नजर की। दरअसल ये इतना बड़ा कैमोफ्लेज था जो कि पाकिस्तान समझ नहीं पाया। मॉक ड्रिल कोई भी समझता है कि देश में मॉक ड्रिल होगा तो इसलिए कि आगे कोई हमला। हम पहले कर रहे हैं कि आगे कुछ जी हुआ तो हम बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। तो मैं हंस तैयारी। रहा था, मैं आज सवेरे जब रात में खबर आई तो हमें भी किसी ने फोन किया और उठाया, हमें सोते हुए खबर दी, तो मैं उसके बाद जब सोचने लगा तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये इतना बड़ा कैमोफ्लेज था मॉक ड्रिल कि कोई भी जो दूसरा होगा वो ये समझेगा कि अच्छा ये समझ रहे हैं कि इसके बाद वो कोई हमला पाकिस्तान करेगा, इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। उसको ये समझ में कभी आएगा नहीं कि उसके 6 घंटे 8 घंटे 18 घंटे पहले हम कर देंगे। 1 बजे रात को हम हमला करते हैं और अगले दिन 4 बजे का मॉकड्रिल करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैमोफ्लेज था जो पाकिस्तान नहीं समझ पाया। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ ये 80 विमानों का और ये सब जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो आंतरिक दबाव होगा, चाहे ये आतंकियों के जितने आका हैं, जो आका बच गए लेकिन उनके लोग मारे गए, मुरिदके से लेकर और बहावलपुर तक के, हाफिज सईद से लेकर और मसूद अजहर के, इन आकाओं का, फोर्सेज का हमने जिक्र किया, और भी जो आंतरिक ताकतें हैं, उस दबाव से वहां की जो रिजीम है, वहां की सत्ता गुजर रही होगी। लेकिन जाहिर है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि तैयारी भारत सरकार की भी होगी। अगर हम लोग इस तरह की जवाबी कार्रवाई की संभावना को देखकर विश्लेषण कर रहे हैं, तो यहां भी जो तीनों सेना के चीफ हैं, प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, रक्षा मंत्री हैं, इन सब ने भी तो सारे ऑप्शन पहले एक्सप्लोर किए होंगे ना, कि हम अगर ये 25 मिसाइल दागेंगे, 9 ठिकाने ध्वस्त करेंगे, पाकिस्तान क्या कर सकता है, और किसी ढंग से वो कर सकता है तो हमारा काउंटर क्या होगा। बिल्कुल, डिफेंस अम्ब्रेला उन वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास, उन शहरों के आसपास, जैसे दिल्ली है, आप कभी भूल के भी एक गलती ना करिएगा कि डिफेंस, दिल्ली के ऊपर जो डिफेंस अम्ब्रेला होगा, और इसमें जो बेस्ट अम्ब्रेला होता है वो इजराइल का होता है। इजराइल हमारे साथ खड़ा है, अभी 2 दिन पहले, और कल भी स्टेटमेंट आया, आज भी स्टेटमेंट आया कि हम पूरी तरह भारत के साथ है, इन आतंकवादियों को खत्म करना होगा, क्योंकि वो भी ये झेल रहा है। तो हकीकत ये है कि ये जो भी हो, हकीकत ये है कि एक जो डिफेंस अम्ब्रेला है आतंकवादियों को लेके, जो हमारा पहले से भी चल रहा है, और पाकिस्तान के इस इवेंचुअलिटी को कि कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, हम पहले से भी तैयार हैं। लिहाजा जो प्रोजेक्टाइल को लेके है, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भी मुतमईन नहीं होगा कि हम प्रोजेक्टाइल से, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल वाला वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल। एक जी आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है। प्रोजेक्टाइल आप करें तो मैं सिर्फ दर्शकों को सहूलियत के लिए मिसाइल बता देता हूं, जिसको प्रोजेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोग मिसाइल प्रोजेक्टाइल, दर्शक कुछ होंगे तो हो सकता है समझ ना पा रहे, समझने के लिए, जिसको उसको फेंका हिंदी जाता में है प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल वैसे, लेकिन प्रक्षेपण के लिए जो यूज होता है। किया जाता है, जिसका प्रक्षेपण जी किया जाता है, सिर्फ मैं उसको सरलीकरण के लिए। अब बात आती है कि
इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो ये बात पिछले 4-5 दिनों से आ रही थी कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, खुल के साथ है, उनके अपने पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, भारत से एक रिश्ता खराब भी है, टर्किश वारशिप पाकिस्तान की तरफ है, कुछ अजरबैजान और ईरान और इन सब की लामबंदी पाकिस्तान के पक्ष में हो सकती है। दूसरी तरफ रूस भारत के साथ है, अमेरिका के भी बयान थोड़े दाएं बाएं भी बयान है, वैसे ट्रंप के बड़े चौंकाने वाले बयान होते हैं, अनप्रेडिक्टेड अनएक्सपेक्टेड टाइप की बातें करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान में भारत को आज आप कहां पाते हैं? नहीं, एक बात तो है कि भारत को उस तरह का जो एक टोटल सपोर्ट मिलना था, वो सपोर्ट उस तरह का नहीं रहा, जैसे कि एक सपोर्ट अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट आना था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का सपोर्ट डिफरेंट होना था, क्योंकि वो भी झेल रहा है ये, और अमेरिका भारत के साथ इस समय पूरी तरह है। लेकिन उसमें जो आज कहा उन्होंने निकलते हुए, जब निकल रहे थे और सवाल हुआ तो वो माइक पे आए और उन्होंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, और अ, एक मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं था उनका जो ट्रंप का स्टेटमेंट था। तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ट्रंप ये करेंगे। तो अगर वो नहीं रहा है तो ये एक तो बड़ा थोड़ी सी कैजुअल वो बयान है। था, ट्रंप का बड़ा कैजुअल बयान था कि मैंने ओवल ऑफिस जाते हुए सुना, बड़ा शर्मनाक है, लेकिन ये सदियों से लड़ रहे हैं। पता नहीं उनका जो पता नहीं, कई बार लगता है उनको हिस्ट्री का ज्ञान भी है कि नहीं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई वो पहले भी सदियों से हजारों साल टाइप की बात कर चुके हैं। नहीं, उनको नहीं होगा, ये बात सही कह रहे हैं आप कि उनको ये हाँ, नहीं होगा। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये उस तरह का, या ट्रंप को समझना भी एक बड़ा अजीब सा है कि ट्रंप के बिहेवियर को समझना ही बड़ा असमंजस है। लेकिन अगर आप देखें, आज ही हमने इंग्लैंड से वो किया है, फ्री ट्रेड डील किया है। हाँ। इंग्लैंड हमारे साथ लगातार खड़ा रहा है, यूरोप भी उसमें आएगा। तो यूरोप हमारे साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है, और यूरोप ने ठीक है, शुरू में कुछ कहा कि दोनों आदमी समझौता करें, ये सब कहा, जिसपे कि हमारे विदेश मंत्री ने रिटेलिएट किया, मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए, हमें आप सपोर्ट करते हैं तो करते हैं, नहीं करते। बड़ा टफ स्टेटमेंट था। तो लेकिन ये है कि इंटरनेशनल, आप चाइना को देखें, चाइना भी उस तरह से कल 2 दिन से 24 घंटे में चाइना का बदला है, और चाइना ने हल्का सा डाइल्यूट किया है अपने, उसको पाकिस्तान के समर्थन में जो स्टैंड था उसको हल्का डाइल्यूट किया है। और ये रोज के बेसिस पे चलेगा, हम लोग को एनालिसिस जब करेंगे तो रोज इन स्टैंड्स को, क्योंकि ये जो देश है ये जीने मरने के लिए किसी के साथ नहीं होते, ये अपना एक तात्कालिक देखते हैं इंटरेस्ट, और तब होते हैं। जी। बीच में रोक रहा हूं, एक खबर आ रही है कि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि पाक ने जवाबी कार्रवाई की तो हम सख्ती से जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर चल रही है कि भारतीय सेना की पाक को सख्त चेतावनी। जाहिर है, चूंकि रात है, भारतीय सेना ने आधी रात को किया था जो भी ऑपरेशन सिंदूर और स्ट्राइक, तो एक एंटिसिपेशन है कि अगर पाकिस्तान रात में कोई ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो एक ये खबर है। दूसरी एक तस्वीर शुरू में मैंने दिखाई, वो तस्वीर बहुत भारत में अलग अलग मीडिया संस्थानों के जरिए आ रही है, जिसमें जो आतंकी मारे गए या इस एयर स्ट्राइक में, मिसाइल अटैक में जो मारे गए, उनकी ताबूत के पास, जनाजे के पास पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स कहें या पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, ये दिख रहे हैं तस्वीर में, तो जनाजे में पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज की मौजूदगी को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वही है कि हम आपके फीलिंग्स को समझ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मजबूरी है पाकिस्तानी सेना की कि वो, एक तो उन्होंने, आप जो सेंटेंस सुनिए, अगर आप उसको दिखा सके, वो जो पाकिस्तान का, खैर अब तो टाइम नहीं है, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके स्पोक्स पर्सन ने यही कहा, हमारे 6 लोग शहीद। ये क्यों कहा? बहुत ऐसे किल्ड कह सकते थे, लेकिन वो शहीद इसलिए कहा है कि वहां की जो आतंकवादी तंजीमें हैं, उनको हम थोड़ा सा उनके जख्मों पे मरहम लगा सके, ये इसलिए कहा गया है। और वैसे भी वो उन्हीं के प्रश्रय से चल रही, आईएसआई का पूरा फंड जाता वो है। उनको आतंकी मानते नहीं है, उनको तो प्रोटेक्शन है, वहां हाफिज सईद हो चाहे जी, मसूद अजहर हो, उन सबको तो जी, आतंकी जी, वो मानते नहीं है। जी। तो उनके उनको हिसाब से वो प्रोटेक्शन है, मानते हैं। हम्म, फिनेंशियल सपोर्ट है, मिलिटरली सपोर्ट है, हथियार मिलते हैं,
तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं तो वो तो सेना उसको प्रोवाइड करती है। वो चाइना के हथियार हो तो सही है, और फिर वो अरब देश के जो हथियार होते हैं कई बार वो भी स्मगल होके आते हैं। तो लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा यही हथियार तो बलूचिस्तान के पास भी है, बलूची लड़ाकों के पास भी है, और फिर अब से ज्यादा अच्छे हथियार तो आप तहरीके तालिबान के पास है। जिस तरह के वेपन वो यूज करते हैं, कई बार लगता है कि अरे, मैंने कई बार वेपन के ग्रेड देखे हैं उनके और बलूच लड़ाकों के, तो वो वेपन की क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है, और ये वो क्वालिटी होती है जो अमेरिका के है और जो अफगानिस्तान में छूट गए थे जब अमेरिका जा रहा था, और ये वो वेपन है जो तहरीक को मिले हैं और जो बलूचिस्तान लड़ाकों को। तो आप पहले उनसे निपट लीजिए, फिर भारत में आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम के सिंह साहब। देखते हैं आज रात क्या होता है और उसके बाद कल का भी इंतजार होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्षम, मजबूत, ज्यादा हथियारों से लैस, ज्यादा ताकत, ज्यादा बड़ी तादाद है। पाकिस्तान शायद ये हिम्मत ना करे, लेकिन सिरफिरों की जमात है। अगर वो आंतरिक दबाव में, चाहे वो वहां की सेना किसी तरह की मिस एडवेंचर की कोशिश करती है, तो भारतीय सेना ने कह दिया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जवाब ऐसा देंगे कि पाकिस्तान याद रखेगा। और ये प्रधानमंत्री और सरकार लगातार इस पर नजर भी रख रहे होंगे। फिलहाल इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। इंतजार करेंगे कि अब आगे पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, और अगर कुछ होता है तो भारत की सेना भारत की तरफ से कैसे जवाब देती है। फिलहाल नमस्कार।